जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ है नहीं समुच्चय में, ठीक है। जितना है उतना पढ़ लेना है और उसके बाद उसी के बेस पे हमें क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। जैसे सेट पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा, इसके टाइप के बारे में। सबसे पहले तो बताओ समुच्चय या सेट होता क्या, किसी को कोई आइडिया नहीं है? चलिए ठीक है। सेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज सेट। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास हफ्ते के जो दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सब का कॉम्बिनेशन हो जाए और उनको ग्रुप कर दें, है ना, ग्रुप में या समूह में रख लें, उसी को क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। जैसे कहें कि महीनों का समुच्चय, महीनों का जो ग्रुप है, मंथ्स का, द ग्रुप ऑफ मंथ्स, जैसे जैन, फेब, मार्च, ये आप जो देखते हैं वो सब क्या हो जाएगा, एक ग्रुप में रखना, एक वेल अरेंज्ड मैनर में रखना, वही हो जाता है सेट। लेकिन अब हमारे एग्जाम में डेफिनेशन तो आएगा नहीं, डेफिनेशन के जानने की जरूरत नहीं, बस उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जान जाइए कि जो भी डाटा है हमारे पास उन सबको एक कर्ली ब्रैकेट के बीच में कामा लगा के रख देना, वो हमारा सेट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप के बारे में। क्यों? क्योंकि टाइप से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एम्प्टी सेट। जैसे कि नाम से ही आपको पता है, एम्प्टी या नल सेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सेट होता है एम्प्टी या नल सेट, ये आपका ऐसा सेट होगा जिसके अंदर क्या हो, कोई भी आर्टिकल या डाटा ना हो। जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास एक ऐसा महीना है, एक ऐसा मंथ है जिसमें 32 दिन होते हैं, ऐसा है पॉसिबल? नहीं ना। तो इसका मतलब यह एक ऐसा कैसा हो गया, एम्प्टी सेट या नल सेट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, रिक्त समुच्चय को हम प्रेजेंट करेंगे फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट लगा करके, इसके अंदर कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन हो गया एम्प्टी या नल सेट का इस टाइप से। ध्यान रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में आपको ऐसे दिखा मिल जाए कि कौन सा नल सेट है या एम्प्टी सेट है, तो ये सिंगलटन में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कोई न कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ना। तो ये मत लगाइएगा कभी भी कि ये हमारा एम्प्टी सेट है, नहीं। तो एम्प्टी सेट से समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो या एब्सेंट हो, इस टाइप का जो सेट होगा हमारा समुच्चय, वो रिक्त समुच्चय कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एम्प्टी सेट के बाद हमें क्या करना है, इसी में अगर इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में कोई एक एलिमेंट आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। जो सिंगलटन सेट है, इसके एग्जांपल जैसे हम आपसे कह दें कि हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में कितने स्टार हैं, केवल एक है कि नहीं है, है ना। किसी क्लास में कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक। व्हाट्सएप पे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आप चैटिंग कर रहे हैं तो हो गया सिंगलटन सेट, है ना। तो कोई भी ऐसा जब कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखा हो तो वो हो जाएगा हमारा सिंगलटन। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हो गया, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे हो गया, वो भी डेफिनेटली हो जाएगा सिंगलटन, है ना। फाई और इस तरीके से ये सिंगलटन हो जाएंगे। या किसी भी डे की लिख लिया हमने, मंडे, केवल एक, है ना। तो इस टाइप से जितने भी एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसी को क्या कह दिया जाएगा, सिंगलटन कह दिया जाएगा। हिंदी में इसी को एकल समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट के बारे में कि फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए, फाइनाइट या परिमित समुच्चय जिसे बोला जाता है। अब जरा देखिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर जो एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं उनको हम काउंट कर सकें, गिन सके, वो हो जाएगा हमारा परिमित या फाइनाइट सेट। जैसे हम कह दें, अ सेट ऑफ डे ऑफ वीक, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं ना भाई। हमारे पास जो वीक्स का है, जैसे
मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और लास्ट में संडे हो गया, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे पास मंथ्स का हो तो मंथ्स आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर, इसे काउंट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से थोड़ा सा अगर हम बढ़े आगे तो आप इसको भी तो कह सकते हैं कि एक फाइनाइट सेट है। जैसे हम कहें कि एक्स स्क्वायर -5x + 6 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और आपको पता ही है कि x की वैल्यूज 2 और 3 आ जाएंगी, तो ये भी तो एक काउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट के बाद हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अगला जो टाइप आपका आएगा दैट इज इनफिनाइट सेट। तो जो आपका इनफिनाइट सेट होगा, ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हो इनफिनाइट में हो, अनंत हो, है ना, तो उनको, अच्छा इनफिनाइट को क्या कहेंगे, अपरिमित कहेंगे, अपरिमित। तो अपरिमित समुच्चय या इनफिनाइट सेट क्या होते हैं, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, है ना। तो प्रेजेंट करने के लिए भी दो तरीके होते हैं सेट को। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट गिवन है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और अगर डिजिट्स लिखी हैं, जैसे मान लो इसी को हम कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म जिसे बोला जाता है। और ये कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों चीजें एक ही हैं, है ना। तो अब बताओ, क्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 थोड़े ना है, इन्फिनाइट तक है, काउंट करते जाओ, तो इसलिए ये जो नेचुरल नंबर होगा ये हमारा इन्फिनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे इंटीजर्स की बात कर लें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, सॉरी इंटीजर्स अगर बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके का जो परिमित और अपरिमित हो गया। अभी तक यहाँ तक जो कुछ भी आपने पढ़ा, केवल एक बार एक क्वेश्चन आया था नल सेट से, ठीक है। अब आगे जरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था केवल, बनते हैं सेट से, ये मान के चलो 2 क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है। अगर परसेंटेज वाला चैप्टर भी मिला दिया जाए और उसको फिर आप काउंट करें तो जो मतलब कि यहाँ सेट से पूछा जाता है तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, समझ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जिसे सार्वभौमिक समुच्चय कहा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास कुछ डाटा गिवन होगा, है ना, जैसे एक क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका सेट बना दिया जाए तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब हम केवल उस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए वो यूनिवर्सल हो जाएगा। ऐसे अगर हम प्लैनेट्स का समुच्चय देखें इन द सोलर सिस्टम तो वो भी एक यूनिवर्सल हो जाएगा। तो इस तरीके का जितना भी सेट होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। मतलब इसको आप एक लाइन में कह सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ये आपका यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। अब कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो वो हो गए हमारे पास यूनिवर्सल, u की वैल्यू आ गई, दैट इज u इक्वल्स टू 100। यूनिवर्सल का u निकालेंगे और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे 100। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब क्या हुआ, अब अगर हम कहें कि इन्हीं में से 60 लोग क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, कितने, 60 हिंदी पढ़ते हैं, है ना, और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या भी 60 है ना। लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों जो पढ़ने वाले लोग हैं वो 10 हैं, है ना। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो कैसे होगा। हम कहेंगे देखो यहाँ पे ये हो गए हिंदी पढ़ने वाले, ये हो गए इंग्लिश पढ़ने वाले, है ना। यहाँ पे 60 आना चाहिए, तो 50 लोग हिंदी यहाँ पढ़ रहे हैं, 10 लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं। तो देखो इन दोनों का कोलैप्स यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे वेन डायग्राम पढ़ाते टाइम उन्होंने बताया भी था, यहाँ पे 10 हो गया तो 50 लोग। अब ये हो गया, अगर हम आपसे कहें ओनली हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो आप कहोगे 50, है ना। ओनली इंग्लिश की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे, 50।
और दोनों कौन पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का जो होगा वो आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया यूनिवर्सल। अब क्या है, जैसे आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि कुछ लोगों की संख्या दे दी जाए कि 10 लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, 20 लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 5 लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं उस क्लास में जो सारे विषय पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश सब, तो वहाँ पे यूनिवर्सल आएगा। कैसे निकालेंगे कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्टडीइंग इन हिंदी, इसको हम जानते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंग्लिश, इसे भी हमें पता है। तो क्या करना है, अगर हम नंबर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश की बात करेंगे ये हो जाएगा, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ h प्लस n ऑफ e और माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दो समुच्चयों के बीच में उभयनिष्ठ जो एलिमेंट्स हैं, या कॉमन कह सकते हो, वही हो जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये भी मत नोट करो, इसके बारे में केवल अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए तो ये रहा हमारे पास हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे जो होंगे वो कॉमन हो जाएंगे, इसी को हम कहेंगे, मान लो ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए हिंदी है, ये इंग्लिश है, तो इसी को H इंटरसेक्शन E कहेंगे। समझ रहे हैं, जो ये हमारा डॉटेड पार्ट है। ठीक, और ये हो जाएगा ओनली H, ये हो जाएगा ओनली E। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना है हमको। इसी को हम ओवरलैपिंग क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट बोला जाता है इसको। ठीक है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, बस जो क्वेश्चंस लगाने होंगे इसी के बेसिस पे लगाने हैं। यहाँ तक कोई डाउट? हिंदी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब आपको अगर नोट ही करना है तो चलो नोट कर लो। मान लिया कि एक कैंडिडेट हैं जो कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मान लो एक कैंडिडेट क्रिकेट खेलते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और बी लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है A, B, और इस चीज़ को जब यूनिवर्सल निकालें कि टोटल A और B में खेलने वाले लोगों की संख्या क्या है, आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे NA NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, और ये अभी जब हम लोग PYQ कर रहे होंगे तो वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ओनली एक ही बात अगर हम करें, देखो तो इसका मतलब केवल यहाँ पे आने वाले लोग हो जाएंगे, है ना। हम ये कह सकते हैं A माइनस B, मतलब क्या है कि A में जितना चीज़ है इसमें से B वाला चला जाए, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे आप समझो जरा, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए A माइनस B का मतलब क्या है, हम कहें A है, हमारे पास B है ना, ये है A, ये है B। अब हम आपसे कहें कि अगर A माइनस B की बात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, B वाले पोर्शन को निकाल के रख देना इधर। ठीक है, इसको जोड़ना नहीं चाहिए था। तो इसके पास बचेगा कितना, केवल और केवल इतना ही तो बच रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, यही तो बचेगा, क्योंकि कॉमन पार्ट तो चला गया है ना। तो इसी को कहते हैं A माइनस B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो N ऑफ A माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। कॉमन पार्ट तो गया ना भाई, बीच वाला गया कॉमन पार्ट। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसी वैल्यूज़ पूछ लेता है और आपको वहाँ पे सोचना पड़ सकता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। अपने मन से बड़ा होता है, देखो हम कह रहे हैं कि बड़े हो जाओ तो नहीं हो रहा है। ये देखो हो गया अपने मन से। चल, यहाँ तक समझ में आ गया माइनस करने का, है ना। अब देखो यूनियन की अगर हम बात कर रहे होंगे तो यूनियन का मतलब जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं, सारों जितने भी सब के सब वो हो गए। अब यहीं पे आ जाता है डिसजॉइंट सेट। क्या नाम है, डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है,
देखिए डिसजॉइंट सेट की बात करें, वहां पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जो है बी, इसकी वैल्यू हमेशा 5 आनी चाहिए। सेट की बात कर रहे हैं तो नंबर मत लगाओ यहाँ पे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान जैसे ही 5 आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना मिले हमको, 10 लोग ए में हैं, 20 लोग बी में हैं, यहाँ कोई नहीं है, तो इसी को क्या कह देंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 5 है ना। और जब n लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मतलब इम्पटी सेट है, इसके बीच में कुछ नहीं है। तो इस टाइप के जो सेट होंगे उन्हीं को डिसजॉइंट सेट कह दिया जाएगा। जब दो समुच्चयों के बीच में, दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब अगर हम आपसे कहें कि गिवन है कि डिसजॉइंट सेट है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी आप क्या बताओगे? कहोगे देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 था, तो इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्लस एन ऑफ बी, यही इतना हो जाएगा। दिस इज द, लिख लेना इसके नीचे लेकिन कि फार्मूला फॉर डिसजॉइंट सेट। हाँ हाँ, इंटरसेक्शन जिसमें नहीं है। तो एक चीज बताओ, माइनस टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखोगे और उसका मान कितना है 0, तो चाहे माइनस करो चाहे ना करो, डायरेक्टली हम कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। अब जैसे मान लीजिए, ये तो मान लीजिए डिसजॉइंट सेट का हो गया। अब मान लीजिए कि 3 का समुच्चय दे दिया जाए, है ना। जैसे कह दे आपसे, आ जाओ थोड़ा सा, जैसे आपसे कह दे कि ये है, उसके पास मान लिया कि उसने कुछ लोग हैं हिंदी पढ़ते हैं, फिर उसने मान लिया कि कुछ लोग हैं इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर उसने मान लिया कि कुछ लोग अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये मिटेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं हिंदी, यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, यहाँ पे पढ़ने वाले लोग हैं मैथ्स, ठीक है। अब एक चीज आप हमें बताइएगा, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो रहा है ना? सही तो है, दोनों का कॉमन हो गया, सही तो है, हाँ कॉमन है, बस वही कॉमन ही देखना था। तो ये चीज अब देखिए, हाँ जी, हाँ अब देखिए, अगर हम यहाँ की बात कर रहे होंगे ये पूरा, तो ये क्या है, E इंटरसेक्शन H है कि नहीं। अगर हम यहाँ भाई हिंदी और इंग्लिश बगल बगल वाले, मैथ्स आ रहा है, मैं अभी केवल इन दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना। और जब हम H और M की बात कर रहे होंगे तो यहाँ ये पूरा क्या हो जाएगा, H इंटरसेक्शन M हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पूरे की बात कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटरसेक्शन M। लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि जब एक बार काउंट किया इसको, एक बार जब इसके साथ काउंट किया तो हमारे पास ये हरा वाला डॉट है ना, उसके बाद हमने इसके साथ काउंट किया तो ये रहा हमारे पास रेड वाला डॉट, उसके बाद हमने इसके साथ काउंट किया, इसके पास ब्लैक वाला है ना। अब एक चीज़ आप हमें बताओ, यहाँ पे तीनों पार्ट 3 बार आ गए, एक ही चीज़ को हमने 3 बार दिखा दिया। अब इसीलिए एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे कि जब भी आपसे कहा जाए कि एन ऑफ ए, हिंदी और इंग्लिश मैथ को छोड़ के हम ABC करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे फार्मूला कहेंगे, देखो एन ऑफ ए, एक बार ये पूरा पार्ट आ गया है ना, फिर प्लस एन ऑफ बी, एक बार ये पूरा पार्ट आ गया, फिर प्लस एन ऑफ सी, एक बार ये पूरा पार्ट आ गया, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ये चीज दिखा आपको? ध्यान से देखो, एक बार हमने इसको इस तरीके से किया, ठीक है, कि हमारे पास ये पूरा सर्कल एक बार आ गया, फिर एक बार ये सर्कल आ गया, तो इसका मतलब यहां हमने एक बार ज्यादा कर दिया कि नहीं कर दिया, है ना।
इसको काउंट हमने एक बार ज़्यादा कर लिया है, एक बार ये सर्कल फिर एक बार ये सर्कल, एक बार ये सर्कल 3 बार जोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा है, इस वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा है, इस वाले पार्ट में एक एक्स्ट्रा है 3 बार। तो हमने कहा ठीक है माइनस कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही माइनस किया तो हमारा ये मिड वाला पार्ट अब वैकेंट हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जब तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला होता है जब आपसे कहे, कुछ लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए फार्मूला लिखवाना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सर्कल के फॉर्मेट में हो, तो सर्कल के फॉर्मेट में कैसे समझेंगे, ये रहा, मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए बताइए a माइनस बी, अभी जस्ट हमने बताया था आपको, तो हम क्या कह सकते हैं, a माइनस ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसी तरीके से b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा कि b में से हमें a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देना है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए a यूनियन b को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a प्लस b, है ना। प्लस बी का मतलब क्या हो जाता है, यूनियन ही होता है प्लस, है ना। और माइनस इनका इंटरसेक्शन करना है, तो एक चीज़ बताओ, a इंटरसेक्शन b, यही तो लिखते हैं। तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, b माइनस ए ही तो है, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो जैसे b माइनस ए इंटरसेक्शन b हुआ, तो वैसे इसको b माइनस ए नहीं लिखा जा सकता। तो ये a यूनियन b, जब a इम्प्लिसिट होगा तो पूरा का पूरा b नहीं मिल जाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। इसी टाइप से और क्या करना है, क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल आएंगे, तो उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास n ऑफ a यूनियन b यूनियन c है, इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना। अब देखो इसको जो है हमें काउंट करना है, हमारे पास फिगर गिवन होता है ऐसे इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं और ये मैथ्स वाले हैं। ये 10 लोग केवल हिंदी पढ़ते हैं, 2 लोग हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, 3 लोग इंग्लिश मैथ पढ़ते हैं, 4 लोग मैथ्स और हिंदी पढ़ते हैं। यहाँ पे 10 लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं, यहाँ पे इनके पास 3 क्वांटिटी है। अब आपसे पूछे बताइए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितने हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लोग केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जब ओनली की बात आएगी तो वो केवल इसी पार्ट में आएगा। वेन डायग्राम बताते टाइम हमने बताया था कि आप सबको काउंट करोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। यूनियन निकालते टाइम क्या करना है, तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ हिंदी पढ़ने वाले लोग कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, 10 तो केवल हिंदी पढ़ते हैं, और उसके साथ हिंदी के साथ साथ 2 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ मैथ पढ़ते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी मैथ्स और इंग्लिश सब पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हिंदी को 10 + 2 + 10 + 4 कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। जितना इसके रीजन में आ रहा होगा सबका सब कैंडिडेट यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे जब इंग्लिश की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा, 2 + 2 + 10 + 3 सब आ जाएंगे, 2 + 10 + 3 + 2, है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ो। और अगर हम आपसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कितने लोग आ रहे हैं, 3 3 6 3 3 10 4, ठीक है। अभी बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब अगर हम आपसे कहें कि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले लोग कितने हैं, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने, और जैसे ही लगेगा इंटरसेक्शन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले केवल 2 लोग हैं, और इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले लोग कितने हैं, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं। ध्यान रखना, जैसे ही हमने कहा हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले, तो आपने 2 तो कह दिया, लेकिन अगर वो कहे केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले, तब आपका 2 होगा। जैसे ही हिंदी और इंग्लिश की बात किया तो उसमें 10 भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश और मैथ की बात कर रहे होंगे तो 3 + 10,
है ना। और ऐसे ही जब हिंदी और मैथ्स की बात कर रहे होंगे तो हमारे पास 4 + 10 इस तरीके से निकालना है। जब वो ओनली की बात करेगा, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, तब आप दो करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, तो ऐसे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब आपको कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया खूब अच्छे से। तो ये था पूरा का पूरा सेट का कॉन्सेप्ट। और PYQ में अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा मिलता है बताने के लिए तो हम आपको बताएंगे, डिस्कस कराएंगे। खैर यहाँ पे हो गया अब, है ना। तो अगर आप लोग इजाज़त करें तो और भी पढ़ा दिया जाए, इसी टाइम PYQ ख़त्म कर दिया जाए, क्यों? कॉन्सेप्ट तो आपका सेट का हो गया, आपको हमने फाइनाइट सेट बता दिया, आपको इनफाइनाइट बता दिया। हाँ, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, कभी कभी दिख जाता है ये भी, क्या आप देखते होंगे सबसेट, नाम सुना होगा, है ना। सबसेट क्या होता है? जैसे आपसे कहें कि A के पास जो एलिमेंट्स हैं वो 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 6 है, ठीक है। B के साथ जो इसके पास है 2 और 3 हैं। तो जब सबसेट की बात होगी, जिसे हम उप समुच्चय कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ हम कहेंगे B इज द सबसेट ऑफ A। इसको इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि B के जितने एलिमेंट्स हैं वो A में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं सबसेट। अब अगर यहीं पे थोड़ा सा क्या कर दें, ऐसा समझिए कि A की वैल्यू वही रहे 2, 3, 5, है ना, और B की वैल्यू हमने इसको भी रख दिया 2, 3, 5। अब भी A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब समझना और इक्विवेलेंट सेट का मतलब समझना है आपको। क्या करना है? इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्वल वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, या यूं कहें नंबर ऑफ एलिमेंट गलत होगा, जो इसके एलिमेंट हैं, है ना, एज इट इज होने चाहिए। एलिमेंट इक्वल्स टू एलिमेंट हो, एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? ये एलिमेंट ऑफ A इक्वल्स टू B। यहां देखो A और B का क्या है, दोनों में जो 2, 2, 3, 3, 5, 5 मैच किया, इसी को इक्वल सेट बोला जाता है। और यही अगर कहीं इक्विवेलेंट लग जाए तो इक्विवेलेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। अब उसके लिए एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कैसे? A की वैल्यू है मान लीजिए 2, 3, 4, 5, ठीक है, और B की वैल्यू है 1, 7, 9, 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, लेकिन एज इट इज इक्वल एलिमेंट्स नहीं है कि 2 यहाँ है तो 2 यहाँ पे, ऐसा नहीं है। ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, देख पा रहे हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1, 7, 9, 10 ही ले, हो सकता है 1, 3, 4, 5 ले लेते, एलिमेंट्स नहीं मैच कर रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इक्वल है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में भी होगा, तो उसको कह देंगे इक्वल सेट। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ही केवल इक्वल है और डिस्टिंक्ट है तो वो इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया। यहीं पे हो गया आपका कॉन्सेप्ट खत्म। बाकी चीज़ें जो होंगी वो नेक्स्ट क्लास में अगले दिन देखा जाएगा, और PYQ अगले दिन बताया जाएगा। थोड़ा सा सेट के बारे में और भी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी पढ़ के आइएगा। थैंक यू।